Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए चीफ जस्टिस ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका समेत 13 पार्थिव शरीर को रात 8 बजे दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लाया गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनरल रावत समेत सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री ने शहीदों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के अलावा तीनों सेनाओं के प्रमुख ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इससे पहले राजनाथ सिंह और अजीत डोभाल ने सभी शहीदों के परिजनों से बात की है। सीडीएस रावत की दोनों बेटियां कार्तिका और तारिणी ने माता पिता के पार्थिव शरीर को प्रणाम कर ताबूत पर मत्था टेका। दोनों का रो रो कर बुरा हाल था। इससे पहले डॉक्टरों की टीम ने रावत, मधुलिका और ब्रिगेडियर एसएल लिदर समेत 4 शवों की पहचान कर ली। जनरल बिपिन रावत की पार्थिव देह आज उनके दिल्ली स्थित आवास पर पहुंचेगी, जहां कल सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच लोग रावत के दिल्ली स्थित आवास पर अंतिम दर्शन कर सकेंगे। इसके बाद कामराज मार्ग से बरार चौराहे तक अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। दिल्ली कंटोनमेंट में अंतिम संस्कार होगा। वहीं ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को वेलिंगटन से बेंगलुरु के अस्पताल शिफ्ट किया गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब और राजस्थान के 90 से ज्यादा विधायकों ने मुलाकात की है। प्रियंका गांधी ने सभी विधायकों के साथ उत्तर प्रदेश चुनाव और संगठन की तैयारियों को लेकर चर्चा की है। छत्तीसगढ़ से भी सत्यनारायण शर्मा, कुलदीप जुनेजा समेत 18 विधायक शामिल हुए। प्रियंका गांधी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में हमें किसी से डरना नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर लोगों के मुद्दे को लेकर लड़ना है। उन्होंने कहा, लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस संगठन मजबूत नहीं था, लेकिन आज हम सब एक साथ मेहनत कर रहे हैं, जिसका परिणाम भी दिख रहा है। साथ ही प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ के सभी विधायकों से कहा कि कांग्रेस सरकार की योजनाओं को अच्छे ढंग से यूपी की जनता के सामने रखें, ताकि जनता को एहसास हो कि कांग्रेस चुनावी वादों को पूरा करने वाली सरकार है। बैठक के बाद विधायकों ने बताया कि 2.5 महीने तक उन्हें संबंधित प्रभार वाले विधानसभा में रहना है। आगामी चुनाव में कई कांग्रेस विधायकों को जिम्मेदारी मिलेगी। बहुत उत्साह दिखलाई दिया। आज पूरा देश कांग्रेस की बैठक हुई है, उसमें बहुत उत्साह दिखलाई दिया। आज पूरा देश कांग्रेस की तरफ निहार रहा है और प्रियंका गांधी जी जिस तरीके से वहाँ पे काम कर रही है धरातल स्तर पे, वही निर्देश उन्होंने हमको दिया है। यूपी में हमारी स्थिति नहीं थी, इसके बावजूद भी वहाँ का जिम्मा मैंने संभाला है और जब मैं वहाँ पर लड़ रही हूँ, लड़की होकर मैं लड़ रही हूँ, तो आप सबको मिलकर लड़ना चाहिए और हम सब जब मिलकर लड़ेंगे तो यूपी में जरूर कांग्रेस का झंडा लहराएंगे। छत्तीसगढ़ के 15 नगरीय निकायों में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जनता का वोट हासिल करने के लिए सभी दलों के प्रत्याशी अब घर घर पहुंच रहे हैं। वहीं भाजपा कांग्रेस के तमाम बड़े नेता अपने अपने प्रत्याशियों की जीत के लिए रणनीति बना रहे हैं। 15 नगरीय निकायों में जीत के लिए भाजपा और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस अपने 2 दर्जन से ज्यादा विधायकों को भी जीत सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपने वाली है। सभी निकायों में कांग्रेस ने बागियों पर नजर रखने के लिए एक आंतरिक कमेटी भी बनाई है, जिसके नाम अभी गुप्त रखे गए हैं। इन सब के बीच दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में प्रचार और जीत की रणनीति बनाई जा रही है। कोरिया जिले में कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया ने दौरा किया। उन्होंने बैकुंठपुर और शिवपुर चर्चा में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। इधर रेसाली, जामुल और भिलाई में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने प्रत्याशियों से मिलकर रणनीति बनाई। चरौदा में मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने सिरसा, सोमनी में, भिलाई में गिरीश देवांगन और विधायक देवेंद्र यादव ने प्रचार का मोर्चा संभाला। प्रत्याशी उतारे हैं 40 का 40 जीतने के दृष्टिकोण से और मेहनत भी करेंगे, काम भी करेंगे। हमारे 40 प्रत्याशी जीते हैं। नगरीय निकाय के 15 निकायों में चुनाव हो रहा है, जिसमें बैकुंठपुर और शिवपुर चर्चा इस जिले में शामिल है और पूरे नगर निकाय के क्षेत्रों में माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद सबसे अच्छा काम हुआ है। आज मैं यहाँ हमारे वार्डों के लोगों से मिलने आया था। हमारे कुछ असंतोष साथी हैं जो टिकट से वंचित हैं और टिकट मांग रहे थे, उनको हम लोग मना लेंगे, ऐसा विश्वास। पूरे पालिका क्षेत्र में एक खुशी का माहौल है। जितों से भी चर्चाएं हुई वहाँ पे
जितों से बातें हुई, उससे स्पष्ट समझ में आ रहा है कि वहाँ पे बहुमत हमें मिलेगी, साथ ही साथ वहाँ पे आने वाले समय में अध्यक्ष भी हमारा बैठेगा। भाजपा भी दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर आई है। भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के निर्देश के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता भी जमीनी स्तर पर सक्रिय हैं। सांसद विजय बघेल और पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने बागी प्रत्याशियों को मनाने की रणनीति तैयार की है। वहीं रिसाली में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने घोषणा पत्र समिति की बैठक ली। सांसद संतोष पांडे, भूपेंद्र सवन्नी और विद्या रतन भसीन भी प्रत्याशियों को जिताने के लिए मैदान में उतर गए हैं। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसा है कि पुरंदेश्वरी को स्थानीय नेतृत्व पर भरोसा नहीं है, इसलिए उन्होंने कमान अपने हाथ में ले ली है। मेरे लोकसभा क्षेत्र हैं रिसाली नगर निगम, भिलाई चरौदा नगर निगम और भिलाई नगर निगम, जामुल नगर पालिका, मारो का एक हमारा नगर पंचायत, उसमें हम 100% जगह में जीत कर आएंगे। बीजेपी चुनाव जीतेगी। पहले भी 2 बार यहाँ से हम जीते हैं और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का महापौर चरौदा भिलाई से भी बनेगा, रिसाली से भी बनेगा, बिरगांव से भी बनेगा। 2 कार्यकाल में 700 करोड़ का विकास हुआ और अभी ठन गोपाल। कोई भी चुनाव महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे स्पष्ट हो जाता है पुरंदेश्वरी जी जिस प्रकार से कमान संभाली है, उनको स्थानीय नेतृत्व पर विश्वास नहीं है। कांग्रेस 2019 में नगरीय निकाय चुनाव में जीत का इतिहास दोहराना चाहती है। वहीं भाजपा विधानसभा के पहले अपनी साख बचाना चाहती है। क्या होगा ये तो 20 दिसंबर को जनता ही बताएगी। सौरभ सिंह परिहार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने दुर्ग जिले में भिलाई चरौदा और रिसाली नगर निगम के प्रत्याशियों की बैठक ली और इस दौरान स्थानीय मुद्दों और समस्याओं के साथ साथ रमन सरकार के 15 साल के कार्यकाल और भूपेश सरकार के 3 साल के कार्यकाल में हुए कामों की तुलना की है। कांग्रेस का संपत्ति कर, जल कर और बिजली बिल हाफ का वादा पूरा नहीं करने के साथ ही शराबबंदी नहीं करने, केंद्र की मोदी सरकार की ओर से मुफ्त में वैक्सीन लगवाने की बात को जन जन तक पहुंचाने को कहा है। सह प्रभारी नितिन नवीन ने बीरगांव में भाजपा प्रत्याशियों से रमन सरकार में बीरगांव नगर निगम बनाने और क्षेत्र में 450 करोड़ के विकास कार्य करने का उल्लेख विशेष रूप से करने की नसीहत दी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव में बंद पड़े विकास कार्य, संपत्ति कर, जल कर और बिजली बिल हाफ नहीं किए जाने के साथ ही शराबबंदी और बेरोजगारी भत्ता का वादा पूरा नहीं करने का मुद्दा कॉमन होगा। 1-2 दिन में सभी नगरीय निकायों के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिए जाएंगे। सभी का मानना यही है कि भाजपा के समय में जो डेवलपमेंट हुआ था वही तक सीमित हुआ डेवलपमेंट, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। मुख्यमंत्री बहुत सारे वादे किए गए थे उन लोगों को, पर वो वादे नहीं निभाए गए। हम समझते हैं कि किसान समझदार है, उनको पता है कि कौन उसके पक्ष में है, कौन उनके हित में काम कर। मुस्तैदी से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और जो 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नगरीय क्षेत्र के विकास के लिए जो काम किया उसको घर घर पहुंचा रहे हैं और 3 वर्षों में कांग्रेस की पार्टी की सरकार ने नगरीय क्षेत्रों में कुछ भी नहीं किया है और 2 दिन के अंदर में घोषणा पत्र और जो आरोप पत्र है वो आ जाएगा। छत्तीसगढ़ में हो रहे 15 नगरीय निकायों में चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी कल घोषणा पत्र जारी करेगी। दोपहर 12 बजे रायपुर स्थित राजीव भवन में होने वाले इस कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष मोहम्मद अकबर, मंत्री रविंद्र चौबे और मंत्री शिव कुमार डहरिया समेत घोषणा पत्र समिति के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के घोषणा पत्र में शहरी क्षेत्रों के लिए बनी योजनाओं के विस्तारीकरण और आधुनिकीकरण का वादा घोषणा पत्र में किया जाएगा। साथ ही जनता की मूलभूत जरूरतें, पानी, नाली, साफ सफाई, आवास, पीडीएस, स्वास्थ्य और शिक्षा की दिशा में बेहतर कामकाज को लेकर भी इस घोषणा पत्र में वादे किए जाएंगे। बीरगांव नगर निगम का चुनाव लड़ रहे 53 उम्मीदवारों को नोटिस भेजा गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने वक्त पर खर्चों का ऑडिट नहीं कराने पर उन्हें नोटिस भेजा है। चुनाव लड़ रहे सभी उम्मीदवारों को मतदान से कम 2 बार अपने खर्च रजिस्टर की जांच करवानी होगी। पहली ऑडिट की तारीख 8 और 9 दिसंबर तय थी, जिसमें 186 से 133 उम्मीदवारों ने ही ऑडिट करवाया। बाकी 53 उम्मीदवारों को नोटिस भेजकर 24 घंटे में चुनावी खर्चों की ऑडिट कराने को कहा गया है।
धन के दुरुपयोग रोकने के लिए खर्च की सीमा तय की गई है और नजर रखने के लिए व्यय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी की गई है। नवा रायपुर के ग्राम तेंदुआ में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च का उद्घाटन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है। इस अवसर पर परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर समेत विभाग के अधिकारी और ग्रामीण मौजूद रहे। सीएम ने दिव्यांग प्रशिक्षणार्थियों को इंस्टीट्यूट में मुफ्त प्रशिक्षण देने के साथ ही महिलाओं और थर्ड जेंडर को प्रशिक्षण शुल्क में 50% छूट की घोषणा की है। इसकी स्थापना 17 करोड़ रुपए की लागत से 20 एकड़ जमीन पर की गई है। इस इंस्टीट्यूट में विशेषज्ञ प्रशिक्षक ड्राइविंग की ट्रेनिंग देंगे। इंस्टीट्यूट में ट्रक, बस जैसे बड़े वाहनों को चलाने के लिए 30 दिन की ट्रेनिंग और नॉन कमर्शियल वाहनों को चलाने के लिए 21 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के लिए 5 स्मार्ट क्लासरूम बनाए गए हैं, जहां एक साथ लगभग 250 लोगों को ट्रेनिंग दी जा सकती है। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद छात्रों को लाइसेंस तुरंत बनाकर दिया जाएगा। इसके साथ हैवी वाहन चलाने वालों को प्रदेश भर की फैक्ट्रियों में नौकरी दिलाने में सहायता की जाएगी। लाइट मोटर व्हीकल के लिए LMV सिम्युलेटर तथा हैवी मोटर व्हीकल के लिए HMV सिम्युलेटर की सुविधा इंस्टीट्यूट में उपलब्ध है। नौजवान लड़का मान लीजिए ड्राइविंग सीखना है, ठीक है, बहुत बढ़िया ये परिसर और जब सब प्रकार की सुविधा, सब प्रकार की जानकारी, पूरा ट्रेनिंग की सिस्टम सब कुछ यहाँ है। और मैं विशेष रूप से जो महिला मन है और ट्रांसजेंडर है और विकलांग दिव्यांग है ओकर मन पर विशेष छूट रखे गए। ट्रेनिंग के साथ ही जैसे ही उनका ट्रेनिंग पूरा होगा उनको लाइसेंस भी प्रदान कर दिया जाएगा। तो मैं ऐसा समझता हूं कि ट्रेनिंग पाने के बाद इनको जो शासकीय विभाग है उसमें प्राथमिकता भी मिलेगी और यदि ट्रेनिंग पाकर लाइसेंस लेकर यहां से जो लोग केंद्र सरकार ने नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के तहत खाद्यान्न और वाणिज्यिक फसलों के लिए राज्य को दी जाने वाले राशि में कटौती कर दी है। साल 2018-19 में 78 करोड़ 58 लाख रुपए और 2019-20 में 85 करोड़ 32 लाख रुपए का फंड जारी किया था, जिसे घटाकर 2020-21 में 53 करोड़ 40 लाख कर दिया गया है। इस कटौती को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के साथ भेदभाव बताया। उन्होंने कहा कि एक तरफ फंड में कटौती की जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ अलॉट किए गए फंड को भी नहीं दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मुताबिक केंद्र ने सेंट्रल एक्साइज का हिस्सा अभी तक नहीं दिया है, जिसके कारण राज्य पर लगातार वित्तीय भार बढ़ रहा है। केंद्र सरकार वैसे लगातार छत्तीसगढ़ के साथ तो भेदभाव कर ही रहा है। पहले केंद्रांश और राज्यांश जो कभी 90-10 और 75-25 का रहता था, अब वो 50-50 का या 60-40 का कर दिया गया। उससे काफी भार राज्यों पे पड़ रहा है। जो सेंट्रल एक्साइज है उसमें हमारे जो हिस्सा है उसको अभी तक नहीं दिया। तीन साल में ही 13,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण समारोह के अवसर पर बीजेपी की ओर से दिव्य काशी भव्य काशी अभियान की शुरुआत की जा रही है। यह अभियान 13 दिसंबर से 14 जनवरी तक 1 महीने तक आयोजित किया जाएगा। इसके तहत सभी मंडलों में स्थित शिवालयों में पूजा अर्चना की जाएगी। वहीं 12 से 14 दिसंबर तक प्रदेश के सभी घरों, बाजारों और मंदिरों में दीपोत्सव मनाया जाएगा। बीजेपी के प्रदेश सह प्रभारी और बिहार के मंत्री नितिन नवीन ने एक पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए कहा कि पीएम मोदी देश की संस्कृति विरासत बचाने का कार्य कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी के सभी मंडलों में यह आयोजन होगा। मुख्यमंत्री के स्थानीय नेतृत्व पर बीजेपी का भरोसा नहीं होने के तंज पर नितिन नवीन ने कहा कि हम अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने आए हैं। ये चुनाव कार्यकर्ताओं का चुनाव है। हमारे नेता अपने कार्यकर्ताओं को जिताने में जुटे हैं। बैलेट से चुनाव कराए जाने पर तंज कसते हुए कहा कि एलईडी का युग आ गया है तो लालटेन युग में क्यों जी रहे हैं। एक नजर बिग न्यूज पर। मधुकुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज। अगरबत्ती हो तो मधुकुंज। प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशकों का कार्यकाल 2 साल से बढ़ाकर 5 साल तक कर दिए जाने के प्रावधान वाले विधेयकों को आज लोकसभा में मंजूरी मिल गई है। हालांकि इस बिल का विपक्षी दलों ने जोरदार विरोध किया है।
केंद्र सरकार की तरफ से मिले प्रस्ताव पर बनी सहमति के बाद किसान संगठनों की तरफ से आंदोलन स्थगित कर दिया गया है। 11 दिसंबर को विजय दिवस मनाकर किसान घर वापसी करेंगे। केंद्र सरकार ने 3 सालों में विज्ञापनों पर 1700 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ये विज्ञापन अखबारों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिए गए हैं। ये जानकारी सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने दी है। भीमा कोरेगांव केस में सजा काट रही एक्टिविस्ट और वकील सुधा भारद्वाज 3 साल बाद रिहा हो गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें 1 दिसंबर को डिफॉल्ट जमानत दी थी। इसके बाद एनआईए ने जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी की याचिका खारिज कर दी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए देश में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के परिचालन पर लगी रोक 31 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। यानी देश में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के परिचालन 31 जनवरी 2022 तक रोक लगी रहेगी। इससे पहले 15 दिसंबर से इंटरनेशनल फ्लाइट को फिर से शुरू करने का ऐलान किया गया था। और एक बड़ी खबर भानु प्रतापपुर से मिल रही है, छत्तीसगढ़ से, जहां रावघाट थाने से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नक्सलियों ने 2 सीरियल ब्लास्ट किए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो एसएसबी कैंप के पास है। अंतागढ़ एसडीओपी और एसएसबी अधिकारी घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। रात की खबर यह है कि दोनों सीरियल ब्लास्ट में कोई भी जवान हताहत नहीं हुआ है। तो आपको बता दें कि जवान सर्चिंग पर निकले थे और रावघाट परियोजना के तहत रेलवे ट्रैक निर्माण की सुरक्षा में ये जवान तैनात थे और अचानक 2 सीरियल ब्लास्ट यहां हुए हैं। तो वो बड़ी खबर आपको 2 सीरियल ब्लास्ट हुए हैं। भानु प्रतापपुर के रावघाट थाने से ये बड़ी खबर मिल रही है। नक्सलियों ने 2 सीरियल ब्लास्ट किए और इसमें अच्छी खबर यह है कि किसी को कोई चोट नहीं पहुंची, कोई हताहत नहीं हुआ। अखिलेश शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। अखिलेश, मकसद तो साफ था कि एसएसबी के कैंप के पास ये बड़ा ब्लास्ट करें, लेकिन सफल नहीं हुए। आज एसएसबी के जवान सर्चिंग में निकले हुए थे, सर्चिंग से लौट चुके थे एसएसबी के जवान। बड़ी बात खबर ये है कि जवान वापस लौट चुके थे, उसके बाद ब्लास्ट हुआ है। और जो ब्लास्ट हुआ है वो 10 मीटर के दायरे में 2 ब्लास्ट हुए हैं और दोनों ब्लास्ट में किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ, ना किसी प्रकार का किसी जान हानि के हुआ, ना कोई वहां पर मौजूद नहीं था। अच्छी खबर यही थी कि जो सुरक्षा बल के जवान थे जो सर्चिंग से लौट चुके थे, लेकिन उसके बाद जब ब्लास्ट होने के बाद वापस जवान फिर सर्चिंग में निकल गए और सर्चिंग को तेज कर दी गई। उसमें जिला प्रशासन दल के भी जवान थे, एसएसबी के भी जवान, बीएसएफ के भी जवान थे। इन लोगों ने लगातार सर्चिंग वहां बढ़ा दी और सर्चिंग बढ़ाने से यहाँ पर जहां पर ब्लास्ट हुआ वहीं पर 3 रॉकेट लॉन्चर भी बरामद हुए हैं, देसी वाले। और वहां पर एसडीओपी भी वहां पहुंच चुके थे, अधिकारी साथ में एसएसबी के बड़े अधिकारी मौजूद वहां घटनास्थल पर पहुंच चुके थे। शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए अखिलेश। उधर छत्तीसगढ़ शासन के जनसंपर्क विभाग और आईबीसी 24 न्यूज चैनल के तत्वाधान में कवर्धा के शासकीय आदर्श कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में नवा छत्तीसगढ़ क्विज कॉन्टेस्ट 2021 का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न स्कूलों से पढ़ रहे 10वीं और 12वीं के 719 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। क्विज में महाराजपुर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शाला के कक्षा 12वीं के छात्र करण पटेल और स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के कक्षा 12वीं के छात्र मनीष श्रीवास से 52 अंक हासिल करके यहां टॉप किया है। क्विज प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की संस्कृति, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक, पर्यटन और पुरातत्व तथ्यों के साथ साथ छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं के संबंध में सामान्य ज्ञान पर आधारित 30 प्रश्न पूछे गए थे। नगर पालिका अध्यक्ष ऋषि कुमार शर्मा ने इसका अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ और आईबीसी 24 न्यूज चैनल के संयुक्त तत्वाधान में इस प्रतियोगिता के उद्देश्य के साथ ही गांव में छिपी प्रतिभा को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि इसकी फाइनल प्रतियोगिता रायपुर में आयोजित होगी। और आईबीसी 24 और राज्य सरकार की पहल पर प्रदेश में 10वीं, 11वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए क्विज कॉन्टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में धमतरी के डॉक्टर शुभाराम देवांगन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और शिव सिंह वर्मा आदर्श शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रतियोगिता आयोजित की गई है, जिसमें जिले के करीब 1000 स्कूली बच्चों ने भाग लिया है। इस प्रतियोगिता में अजय नागेश पहले स्थान पर और अमन कुमार साहू दूसरे स्थान पर रहे। आपको बता दें कि आईबीसी 24 प्रतिभावान छात्र छात्राओं को स्वर्ण शारदा कार्यक्रम के माध्यम से 50,000 और 1 लाख रुपए पुरस्कार के रूप में प्रदान करता है। इसी कड़ी में प्रदेश के हर जिले में क्विज कॉन्टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है।
कोरबा में एससीसीएल की संचालित खदानों के भू विस्थापितों के मुद्दे को सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत ने संसद में उठाया। उन्होंने 20 साल से नौकरी, मुआवजा और पुनर्वास की मांग कर रहे भू विस्थापितों का पक्ष लोकसभा में रखा। सांसद ने कहा कि एससीसीएल और सीएसआर मद का ठीक तरह से लाभ नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं, सड़क और साफ सफाई संबंधी समस्याओं को भी सदन में रखा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं की समस्या बनी हुई है, सड़क और साफ सफाई की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। एससीसीएल के अस्पतालों में ना तो पर्याप्त डॉक्टर है। सांसद ने केंद्रीय कोयला मंत्री से भू विस्थापितों की नौकरी, मुआवजा, पुनर्वास के साथ साथ मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की मांग की है। लगभग देश का 120 मिलियन टन कोयला देश को अकेला कोरबा देता है। वहाँ एससीसीएल की जो खदानें हैं उसमें उसके जो भूस्थापित लोग हैं उनको अभी तक पिछले 20 वर्षों से वो न्याय का इंतज़ार कर रहे हैं। ना तो उन्हें नौकरी मिली है, ना मुआवजा, ना पुनर्वास। तो मेरी आपसे, आपके द्वारा निवेदन है मंत्री जी से कि वो भूमिपुत्रों को उनका मुआवजा दें, पुनर्वास दें और नौकरी दें। धन्यवाद। और अब चलते चलते बात करेंगे नवा छत्तीसगढ़ क्विज कॉन्टेस्ट की, जिसका आयोजन IBC 24 छत्तीसगढ़ शासन के सहयोग से कर रहा है। पूरे प्रदेश में हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों के लिए इसका आयोजन हो रहा है। इस क्विज कॉन्टेस्ट की टॉप 3 टीमों को 51, 31 और 21 हजार रुपए का इनाम दिया जाएगा।